हेलो। स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री क्लास 10 का भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 4 तक हम लोग कवर कर चुके थे। अब पार्ट 4 में हम लोग क्या देखे थे कि जो है कि युद्ध के बाद जो है कि क्या होता है, अर्थव्यवस्था विश्व की क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और किस युद्ध के बारे में बात किए थे, तो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन का और अन्य देशों का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, तो इन चीजों को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या अर्थव्यवस्था रही पूरे विश्व की, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है कि कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, उसके आगे हम लोग करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के बाद की अर्थव्यवस्था। हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखते हैं कि क्या जो है कि मतलब अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब शुरू हुआ था, तो आपका 1939 से 1945 तक चला था। अगर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1945 से 1939 से 1945 तक चला था। 1939 से 45 तक आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व की क्या अर्थव्यवस्था रहती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक चीज देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का पीरियड क्या था, 1914 से 18 था। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के लगभग 20 सालों के बाद, यानी कि 2 दशक के बाद ही क्या होता है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और जब विश्व युद्ध होता है, तो एक वाला विश्व युद्ध, दूसरा वाला विश्व युद्ध जो होता है, ये पहले वाले से भी ज्यादा घातक होता है। और यह 6 साल तक चलता है। पहला वाला आपका कितना चला था, 4 साल तक, लेकिन ये वाला विश्व युद्ध आपका 6 साल तक लगातार चलता है। तो जाहिर सा बात है कि इसमें बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था और भी चरमरा जाएगी। बहुत सारे देश जो है जो बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। उन्नीस से 1945 तक कंटिन्यू चला था, लगभग 6 साल तक चला था। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, इसमें ब्रिटेन जीतता है। तो जीतने के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद, विश्व में 2 देश जो हैं शक्तिशाली देश के रूप में उभरते हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, जिसको हम लोग बोलते हैं, विश्व के 2 महाशक्तियों के रूप में सामने आए। जब युद्ध समाप्त होती है, तो युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व में 2 देश ऐसे होते हैं जो महाशक्तिशाली देश के रूप में पूरे विश्व में उभर आते हैं। और वो देश कौन से थे, तो पहला अमेरिका था और दूसरा क्या था, सोवियत संघ, जिसको कि हम लोग रूस बोलते हैं। ये बहुत सारे देशों का बहुत बड़ा होता था, इसमें बहुत सारे देश थे। आज के डेट में तो सोवियत संघ का बहुत विघटन हो गया, सब बहुत सारे देश इससे टूट के अलग अलग बन गए।
लेकिन यह एक बहुत बड़ा देश था और बहुत बड़ा महाशक्ति के रूप में क्या हुआ था, ये जो है कि उभर कर सामने आया। और एक संस्थान का अमेरिका के हेम्सबर्ग में स्थापना किया गया। उस संस्थान का नाम था ब्रेटन वुड्स संस्थान। अब अगला देखिए, तीसरा पॉइंट, ब्रेटन वुड्स संस्थान। इस संस्थान का स्थापना कहाँ किया गया था, तो न्यू हेम्सबर्ग अमेरिका में किया गया था। इसका स्थापना न्यू हेम्सबर्ग अमेरिका में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो है कि स्थिर व्यवस्था को कायम करने के लिए, यानी कि युद्ध में तो अर्थव्यवस्था सभी देश की क्या हो गई, चौपट हो गई, सभी देश की स्थिति खराब हो गई। तो फिर से सभी देश को डेवलप करने के लिए, एक स्थिर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा एक रूपरेखा तैयार किया गया। अब क्या करना है, युद्ध में जो तबाही हुई तो फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, फिर से सभी देशों को आगे बढ़ाना है, जितनी नुकसान हुई उसको हर संभव क्या करना है, उसको जो है कि भरपाई करने का प्रयत्न करना है, ताकि फिर से वे लोग जिनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है जिन देशों की, तो अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर पाए, मजबूत कर पाए। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक और स्थिर अर्थव्यवस्था को, अगला पॉइंट आपका होगा एक और स्थिर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए क्या एक और स्थिर अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया कि संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन यानी कि IMF, चूंकि अब पैसा चाहिए ना सभी देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इसके सम्मेलन द्वारा एक रूपरेखा तैयार किया गया कि कैसे इन सारे देशों में फिर से नई अर्थव्यवस्था को बहाल किया जाए, फिर से ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर पाए। तो इसका जो है कि एक रूपरेखा तैयार किया गया। इसके द्वारा एक रूपरेखा जो होता है एक क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, और जो अमेरिका के न्यू हैम्सबर्ग में स्थित ब्रेटन वुड्स में क्या करती थी, मदद करती थी। एक रूपरेखा तैयार किया है कि कैसे जो है कि मतलब देश की अर्थव्यवस्था को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो ये जो है कि क्या करता था, ये रूपरेखा जो तैयार किया गया, तो ये क्या करता था, अमेरिका के न्यू हैम्सबर्ग में स्थित जो अमेरिका के न्यू हेम्सबर्ग में स्थित ब्रेटन वुड्स में मदद करती थी। अब देखिए IMF जो होता है मौद्रिक और वित्तीय, है ना, ये IMF जो होता है, तो इसके द्वारा एक डिजाइन किया गया कि कैसे जो है कि मतलब कि विश्व के उन देशों को क्या किया जाए, मदद किया जाए, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें। तो ये संस्था जो है कि क्या करती है, किसको मदद करती है, ब्रेटन वुड्स में। और इस संस्था का स्थापना कहाँ किया गया था, तो अमेरिका के हेम्सबर्ग में इसको स्थापित किया गया था। तो इस संस्था में जो है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का जो एक शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन द्वारा, मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा जो रूपरेखा तैयार किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये संस्था कुछ पैसों का क्या करती है,
इसमें मदद करती है, ताकि इस संस्था के जरिए क्या हो सके, अन्य देशों को कर्जे पर पैसा मिल सके, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर सकें, ये सुरक्षित कर सकें, आगे डेवलप कर सकें। अब अगला पॉइंट होगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या किया गया, स्थापना किया गया। अगला पॉइंट रखते हैं 5वां, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। चूंकि देखिए पैसा देने के लिए भी तो एक संस्था चाहिए ना, जो देशों को क्या करेगा, पैसा देगा अन्य देशों को। जो देश तबाह हो चुके हैं, पिछड़े हैं, या जो विकासशील देश हैं, तो उनको भी तो आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनके यहाँ भी तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इनको आगे बढ़ने के लिए जो पैसा चाहिए, तो पैसे का मदद कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इस काम के लिए अन्य देशों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, पैसा देने के लिए, ताकि वो अपने देश का विकास कर पाए, तो इस काम के लिए आपका 2 संस्था का स्थापना किया गया, एक विश्व बैंक का और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किया गया। और एक संस्था क्या करती है, कि सभी देशों को जिनको आवश्यकता है, वो इसको क्या करती है, इसको कर्ज देती है, ताकि वो अपने देश का डेवलपमेंट कर सकें। अब देखिए युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए, अब यहाँ देखिए जब युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के बाद क्या होगा, फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा, फिर से नए तरीके से देश का डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए जो है कि क्या किया गया, पुनर्निर्माण और विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक का भी स्थापना किया गया। पुनर्निर्माण के लिए तथा विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंक का स्थापना किया गया, क्योंकि विश्व स्तर पर जितने भी देश हैं युद्ध में जो बर्बाद हो चुके हैं या जिनकी क्षतिपूर्ति हो गई है, तो फिर से वो जो है कि क्या कर सकें, अपना निर्माण कर सकें, रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। तो इसके लिए जो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक का स्थापना किया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक क्या करती है कि उन लोगों को जो है कि पैसा प्रोवाइड की, ताकि फिर से वो जो है कि एक नए तरीके से अपने देश का क्या कर सकें, ये जो है कि पुनर्निर्माण और विकास कर सकें। अब आगे देखिए आगे क्या होगा, IMF की स्थापना। अब यहाँ देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना क्यों किया गया, तो IMF की स्थापना किस लिए की गई, ये चीज को हम लोग देखते हैं। IMF की स्थापना, ये जो है सदस्य देश, इसमें बहुत सारे देश जो है जो कि क्या है, इसके जो है कि सदस्य देश हैं, और जो सदस्य देश नहीं है तो उनको भी ये क्या करेगी, वो जो है कि मदद करेगी। स्थापना अधिशेषों और सदस्य देशों के घाटे को, IMF की स्थापना अधिशेष और सदस्य देशों के घाटे को, यानी कि कुछ जो देश इसके सदस्य हैं, तो वो तो इसके सदस्य हैं, वो तो ऑलरेडी इनको इससे मदद मिलेगा। लेकिन बहुत सारे देश तो विश्व में ऐसे भी है ना जो कि IMF के सदस्य नहीं है, तो उनको भी अगर डेवलपमेंट करना है तो उनको भी ये क्या करती है, उनको संभालने के लिए ये संस्था का स्थापना किया गया। इस घाटे को संभालने के लिए इसकी स्थापना की गई। यानी किसी भी देश को आगे बढ़ना है, उसके पास कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो बिना पैसा का तो पॉसिबल नहीं है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार पाए, अपने देश की स्थिति को सुधार पाए। तो इस सब चीज को ये क्या करती है कि ये संस्था जो है, इसका स्थापना करने का उद्देश्य यही था
कि अगर किसी भी देश को कोई घाटा है, कोई जरूरत है पैसों की, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, तो उस चीज के लिए आईएमएफ का क्या किया गया, आपका स्थापना किया गया। आप देखिए एक चीज का हम लोग जिक्र किए थे, ब्रेटन वुड्स संस्थान का जिक्र किए थे, तो अब हम इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं। ये 7 नंबर है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। और देखिए हम लोग 8वां पॉइंट लिखते हैं। 8वां पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे पहले, ये ब्रेटन वुड्स संस्थान के बारे में बात किए थे। तो इसका एक सिस्टम होता था ब्रेटन वुड्स का। तो 8वां पॉइंट देखिए, ब्रेटन वुड्स ब्रेटन वुड्स सिस्टम का आधार था। इस सिस्टम, इसका जो एक प्रक्रिया होता था, तो ये इसको क्यों बनाया गया, इसका क्या आधार था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका आधार था विभिन्न मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय दर। इसका क्या आधार था, विभिन्न मुद्राओं के लिए, विभिन्न मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय दर। ये संस्था इसीलिए बनाया गया था क्योंकि अगर हम लोग विश्व के अलग अलग देशों की बात करें तो वहां का करेंसी, वहां का मुद्रा अलग अलग है। जैसे अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत का मुद्रा रुपया है। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहां का डॉलर है, कहीं का येन है। अलग अलग जो है कि क्या है, अलग अलग जो है कि रुपया हर देशों में चलता है। यानी मोटा मोटे तौर पर अगर हम बात करें कि अगर हम भारत का रुपया लेकर अमेरिका में जाएंगे कोई बिजनेस करने के लिए, या इंटरनेशनल लेवल पर कोई बिजनेस भी होगी, तो हमारा रुपया वहां नहीं चलेगा, या अमेरिका का डॉलर यहाँ नहीं चलेगा। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया ब्रेटन वुड्स संस्थान के द्वारा कि एक करेंसी को तो स्थिर रखना होगा ना, कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे विश्व का व्यापार और व्यवसाय करेंगे। तो इसमें जो है कि जो स्थिर करेंसी रखा गया, एक डॉलर को रखा गया, और डॉलर के मुकाबले हर देशों की मुद्राओं का एक विनिमय दर निर्धारित किया गया। जैसे आज के डेट में लगभग $1 का भारतीय रुपया में 90 रुपया लगभग है। तो इसी तरह जिन देशों की जो मुद्राएं हैं, तो उसका डॉलर के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित किया गया कि $1 का मूल्य इतना होगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने पैसों का वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग हैं 90 रुपया अगर देंगे तो $1 हम लोग ले लेंगे, अगर हम लोग जो है कि 180 रुपया देंगे तो $2 ले लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, व्यापार और व्यवसाय करेंगे। तो इसका आधार यही था कि विभिन्न मुद्राओं के लिए एक क्या था, निश्चित विनिमय दर निर्धारित करना, और डॉलर की कीमत को किससे जोड़ा गया, ये पहला तो हुआ कि विभिन्न मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय दर, और किस चीज को रखा गया, तो इसके लिए जो है कि डॉलर को रखा गया, कि डॉलर के दाम को क्या किया गया, इसको स्थिर रखा गया। और इसी डॉलर से जो है कि क्या होता है कि विभिन्न मुद्राओं का एक्सचेंज होता है। तो डॉलर को भी तो एक चीज में मापा गया ना, डॉलर जो है, तो डॉलर की कीमत को किससे आका गया, तो सोने की कीमत से जोड़ा गया। अब यहाँ देखिए, ये जो डॉलर था, डॉलर जिसको कि स्थिर रखा गया, तो इसकी कीमत को, डॉलर की कीमत को सोने से जोड़ा गया, सोने, गोल्ड, गोल्ड से जोड़ा गया। यानी कि इसका वैल्यू फिक्स किया गया कि $1 जो है तो क्या होगा, जिसमें 1 औंस सोने की कीमत कितना होगी, 35 $35 होगा। यानी कि इसको किस प्रकार जोड़ा गया,
कि अगर 1 आउंस सोना है, 1 आउंस सोना यानी कि गोल्ड, तो इसका कीमत कितना रखा गया? $35 रखा गया। यानी कि इसको जो है कि सोने से जोड़ा गया और डॉलर को विश्व व्यापार के लिए या किसी भी प्रयोजन के लिए उस मुद्रा को इससे रखा गया कि डॉलर सभी चीजों में क्या होगा? मान्य होगा। और जो है कि अगर व्यवसाय के प्रयोजन से अगर कोई भी कंट्री अगर किसी देश के साथ अगर व्यापार करती है तो मुद्रा का एक्सचेंज जो है कि क्या करेगी? डॉलर के हिसाब से कर लेगी। उसके यहाँ जो भी करेंसी चलता है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन रुपये चलता है तो 90 रुपया हुआ, नेपाल में नेपाली रुपये चलता है तो उसका जो है उसके हिसाब से $1 का कीमत कितना होगा, तो अपना नेपाली रुपया देके उतना डॉलर वो क्या करेगा? ले लेगा और अपना बिजनेस व्यापार व्यवसाय एक देश का दूसरे देश के साथ हम लोग कर सकते हैं। या कहीं भी अगर हम लोग घूमने फिरने के लिए भी पर्यटन के तौर पर अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां भी हमको उस देश की करेंसी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने देश का पैसा जो है कि हम क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। उसका जो वैल्यू होता है उस देश की अपेक्षा, तो वो देश का करेंसी हमको क्या होता है? मिल जाता है और वहां रहे, वहां जो है कि उस करेंसी को हम लोग यूज करते हैं। या विदेश के लोग भी जब यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ अपने डॉलर का या उस देश की जो मुद्रा है तो उसको एक्सचेंज कराते हैं और एक्सचेंज करा के भारतीय रुपया में बदलते हैं और यहाँ भारत में घूमते टहलते हैं। तो ये चीज जरूरी था विश्व स्तर पे, क्योंकि हर जगह की मुद्रा तो एक जैसी नहीं है। तो आखिर विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस चैप्टर का नाम ही है भूमंडलीय क्षेत्र विश्व को जोड़ना। तो इसके लिए कुछ न कुछ जो है कि पैसों का तो एक इससे वैल्यू मानना होगा ना। तो इसीलिए जो है कि क्या किया गया? ब्रेटन वुड्स संस्थान का एक सिस्टम यही बनाया गया कि एक निर्धारित विनिमय दर को कर दिया जाए और उसको डॉलर को इससे रखा गया और डॉलर के मुकाबले ही विभिन्न मुद्राओं को, विभिन्न देशों की जो मुद्राएं हैं तो उसकी कीमत को क्या कर दिया गया? निर्धारित कर दिया गया। अब देखिए अन्य मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले अन्य दरों पर रखा गया। अन्य मुद्राओं को अन्य मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले अन्य दरों पर अन्य मुद्रा को क्या किया गया? डॉलर के मुकाबले अन्य दर पे जो है कि रखा गया। जैसे कि जो है कि अगर हमको जापान जाना है तो वहां का जो मुद्रा है तो सबका जो है कि फिक्स है कि इतना डॉलर इक्वल टू इतना रुपया। तो इस अनुसार जो है कि हम लोग क्या करते हैं? अपने पैसे का हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए IMF और विश्व बैंक को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है जो कि ब्रेटन ट्विंस कहा जाता था। IMF और अगला पॉइंट रखते हैं, IMF और ब्रेटन वुड्स को IMF और ब्रेटन वुड्स को इसको जो है कि क्या कहा जाता था? तो इसको प्रसिद्ध रूप से ब्रेटन ट्विंस कहा जाता था। तो ब्रेटन ट्विंस कहा जाता था। इसको ब्रेटन ट्विंस कहा जाता था क्योंकि लगभग दोनों जो है कि क्या करती है? एक ही जैसा काम करती है। तो इसको ब्रेटन ट्विंस कहा जाता था। और उन्होंने अपना परिचालन कब शुरू किया था? तो 1957 से यह संस्था अपना काम कर रही है। यह संस्था 1957 से अपना परिचालन कर रही है, अपना परिचालन कर कर रही है। यानी कि ये जो है अपना विश्व को जो भी मदद होता है ये सारे करने के लिए, विभिन्न मुद्राओं को एक्सचेंज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका ये चैप्टर में हम लोग क्या किए थे? हम लोग जिक्र किए थे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं।
अब देखिए एक संस्था के बारे में हम लोग जिक्र किए थे, नैम के बारे में जिक्र हम लोग किए थे। एक संस्था के बारे में हम लोग जिक्र किए थे, नैम के बारे में जिक्र हम लोग किए थे। तो नैम जो है कि इसका स्थापना सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1 सितंबर 1963 को हुआ था। अब हम लोग नैम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1963 को यह संस्था जो है कि स्थापित किया गया था। अगर इसके हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है, नन एलिग्ड मूवमेंट। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो होता है नन एलिग्ड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गुट निरपेक्ष हम लोग कहते हैं। क्योंकि बता चुके थे कि विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि सारे शक्तिशाली देश जो होते हैं दो उभर कर जो आए तो अपना एक दो ग्रुप बना लेते हैं। कुछ देश अमेरिका में शामिल हो जाता है, अमेरिका वाले ग्रुप में, और कुछ जो है कि क्या होते हैं रसिया वाले में शामिल हो जाते हैं। तो वहीं कुछ कंट्री ऐसे भी होते हैं जो कि इन दोनों में से किसी भी के सदस्य नहीं बनते हैं। वो क्या कहते हैं कि विश्व स्तर पे अपने आप को गुट निरपेक्ष रखते हैं कि हम जो है कि अपना जो है कि जो सही फैक्ट्स होगा हम अपना पक्ष रखेंगे, हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे कंट्री को क्या कहा जाता है, गुट निरपेक्ष कहा जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि कुल देश कितने हैं, कुल सदस्य देश। कुल सदस्य देश की अगर बात करते हैं तो कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं, 120 हैं, यानी कि 120 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। अब यहाँ देखिए एक और जो है जिसके मतलब की चर्चा किए थे हम लोग G77 का बात किए थे। एक और संस्था का हम लोग बात किए थे, G77 का बात किए थे। तो G77 का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज। ये किस चीज का संस्था है, तो ग्रुप ऑफ 77 डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि 77 विकासशील देशों का, 77 विकासशील देशों का एक संघ है, एक ग्रुप है जिसमें कि 77 वो देश जो है इसके क्या है, सदस्य हैं। और इन लोग अपनी सदस्यता इसलिए इस ग्रुप बनाए हैं ताकि इन लोगों को भी क्या करना है, डेवलप करना है। क्योंकि अमेरिका और रूस की तरह तो ये लोग ऑलरेडी डेवलप नहीं ना है, और जो देश में काफी समस्याएं हैं तो वो भी अपने देश को क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास जो है कि करना चाहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लोग भी अपना क्या किए कि एक ग्रुप बना लिए G77 का, और इसमें विश्व के 77 देश और 77 वैसे देश इसमें हैं इसके सदस्य जो कि अभी डेवलपिंग है, यानी कि डेवलप नहीं हुए हैं, अभी अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं, अपना विकास कर रहे हैं। तो ऐसे देशों को विकासशील देश कहा जाता है और इसके वो लोग सदस्य हैं। अब देखिए एक और चीज का हम लोग जिक्र किए थे, NIEO का। अब देखिए NIEO के बारे में हम लोग बात किए थे। तो ये जो होता है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होता है। अब एक और था IMF का बात किए थे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का हम लोग बात किए थे, एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके कुल कितने कंट्री हैं, इसके सदस्य जो है कि कुल कितने देश हैं, तो कुल सदस्य देश जो है 192 हैं। कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं, तो इसमें 192 देश जो है जो कि इसके सदस्य हैं, IMF के सदस्य हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है कि चैप्टर देखा NCERT क्लास 10 का, एक चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें हम लोग जो है कि क्या क्या चीज देखे, तो हम लोग ये देखे कि एक देश दूसरे देश से किस प्रकार कनेक्टेड होते हैं, लोगों का आना जाना होता है। आना जाना होने के बाद लोग अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे जो है कि चीजों को अपने साथ ले जाते हैं, चाहे वह खाने पीने की चीजें हो, अपना आदत हो, अपना रीति रिवाज हो, अपना कल्चर हो,
ये सारी चीजों को अपने साथ ले जाते हैं। यह परंपरा आज से नहीं चला है, आज से जो है कि एक देश के लोग दूसरे देश नहीं जाए हैं, ये बहुत ही प्राचीन काल से जा रहा है। लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहे हैं, चाहे वह व्यवसाय का प्रयोजन हो, घूमने फिरने का हो या कोई अन्य प्रयोजन हो, लोगों का अलग अलग देशों में आना जाना लगा रहा है। और आने जाने के क्रम में अपने साथ तो ये सारी चीजों को लगाएंगे ही, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे समय के बारे में बात किए थे, आधुनिक युग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें क्या होता है कि जो है कि जब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि जो है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत होता है, राष्ट्रवाद का शुरुआत होने के बाद राजतंत्र की समाप्ति होती है और एक नए सिरे से यूरोप के देशों में संवैधानिक लोकतंत्र या तो लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसके बाद यूरोपीय देश क्या करते हैं कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं, यानी कि अब साम्राज्यवाद की नीति को अपनाने लगते हैं। और इस समय यूरोप के देशों में सबसे शक्तिशाली देश जो था उस समय वो ब्रिटेन हुआ करता था। तो अन्य देशों पर क्या करना चाहता है, अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता है, ताकि वह उस देश की संसाधनों का वे लोग क्या कर सके, दोहन कर सके। तो चूंकि जो है कि इसमें सक्सेस जो है कि ब्रिटेन को मिलती है। हालांकि कहानी तो उसी समय से शुरू हो गई थी जिस समय की स्पेन का कोलंबस और वास्को डी गामा पुर्तगाल का भारत आया और कोलंबस अमेरिका गया। तो यहीं से जो है कि कनेक्टिविटी शुरू होती है और धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देश के लोग, ब्रिटेन के लोग भी इन सारे देशों में व्यापार और व्यवसाय करने के लिए आए। आने के बाद यहाँ जब उनका व्यापार और व्यवसाय दुनिया के विभिन्न अलग अलग देशों में फलने फूलने लगता है, तो अब ये लोग वहां के संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं, उस देश को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उस देश के एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसके आर्थिक संसाधनों पे कब्जा जमाना चाहते हैं। यानी कि मोटा मोटी तौर पर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो है अन्य देशों को क्या चाहता है, अपना उपनिवेश बनाना चाहता है। और इसके मुख्य लक्ष्य पे विश्व के 4 देश रहते हैं, जो कि भारत, अफ्रीका, चीन और अमेरिका रहता है। और इन सारे देशों को, चीन तो खैर विश्व की दुनिया से अलग हो गया, ये अपना जो है कि जो भी मतलब बिजनेस का केंद्र बिंदु था विश्व से अलग कर लेता है और सारी दुनिया का फोकस ब्रिटेन ही हो जाता है, यूरोप ही हो जाता है। तो अब क्या करते हैं कि अलग अलग नीतियों को अपनाकर ब्रिटेन वाले सभी देशों को, भारत को, अमेरिका को और जो है कि अफ्रीका को अपना गुलाम बनाते हैं। भारत में जो है कि फूट डालो और शासन करो की नीति होती है, अमेरिका में जो है कि प्लेग फैला देते हैं, चेचक फैला देते हैं, ये सारी चीजें फैलाते हैं। फिर अफ्रीका में भी एक वायरस जानवर का इंडरपेस्ट जो था वहां ले जाकर चीन से वहां भेज देते हैं और वो सब मवेशी जो है कि क्या होते हैं, मारे जाते हैं और अफ्रीका के लोगों को अंग्रेजों के यहाँ काम करने पड़ता है। इसके बाद का दौर हम लोग देखे थे कि जो है कि क्या हुआ था कि पूरा विश्व जो है कि एक युद्ध में लपेट जाता है और इसका केंद्र बिंदु ब्रिटेन रहता है। कुछ देश ब्रिटेन के उपनिवेश देश ब्रिटेन का साथ देते हैं और दूसरा पक्ष जर्मनी का होता है और जर्मनी के साथ देने वाले ही बहुत सारे देश होते हैं। तो इस विश्व युद्ध में, पहला विश्व युद्ध में 4 साल तक चलता है और 4 सालों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा जाती है। देश की अर्थव्यवस्था चरमराने के बाद एक राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है और राष्ट्र संघ अस्तित्व में आने के बाद भविष्य में इस तरह के युद्ध को रोकने का काफी प्रयत्न करता है, लेकिन जो है कि यह आगे चलकर असफल होता है क्योंकि 1939 में लगभग 2 दशक के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है और विश्व की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से धूमिल हो जाती है। और एक बार शांति स्थापना के लिए 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होता है कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसका उद्देश्य यही रहता है कि हम विश्व में शांति व्यवस्था को बना कर रखें। अब बात हुई कि युद्ध में जो भी नुकसान हुआ, जिन देशों का जो भी हर्जाना हुआ, तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी संस्था का स्थापना किया जाता है, जैसे ब्रेटन वुड्स संस्थान हुआ, IMF हुआ, विश्व बैंक हुआ, ये सारे बहुत सारे संस्थान आते हैं जो कि उन देशों को मदद करते हैं ताकि वो जो है ये रिकंस्ट्रक्ट कर सके, लोन पे पैसा देते हैं कर्ज पे कि फिर से अपने देश का क्या कर पाए, वो लोग विकास कर पाए। और हम लोग ये भी देखे थे कि 2 महाशक्तियां जो उभर कर सामने आती हैं, तो दोनों अपना अपना एक गुट बनाते हैं, कुछ अमेरिका के पक्ष में जाते हैं, गुट बनाकर सदस्य देश होते हैं और कुछ सोवियत संघ के पक्ष में सदस्यता लेते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो कि गुट निरपेक्ष रहना चाहते हैं और गुट निरपेक्ष रहकर विश्व में अपनी राय को रखना चाहते हैं। तो इन गुट निरपेक्ष देशों ने भी अपना कुछ संगठन बनाया, जैसे G77 हो या ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद में ये चैप्टर जो है कि क्या होता है, ये आपका समाप्त होता है। फिर हम एक अगले चैप्टर में जो है कि मिलेंगे क्लास 10 का NCERT के हिस्ट्री में।